नमस्कार। हम महान मानवतावादी नव मानवतावादी विचार जो कभी परंपरागत मार्क्सवादी हुआ करते थे, ऐसे भारतीय विचारक एम एन रॉय की चर्चा कर रहे हैं। मानवेंद्र नाथ रॉय उर्फ नरेंद्र भट्टाचार्य। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने हमने देखा अधिकांश व्यवस्थाओं पे क्या लगा दिया है, प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो फिर ये खुद चाहते क्या? इतना असंतुष्ट आदमी है, ये चाहता क्या है? अब ये चाहता है नव मानवतावाद। अब कई बार ना अजीब सी वो परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि हमारे सामने भगवान खड़े होते हैं, फिर भी हम पहचान नहीं पाते। हम इसका तात्पर्य कि हम चाहते, अंततः हम चाहते क्या है? भगवान को चाहते हैं, और भगवान आ जाए तो हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। एक दिन ऐसे ही भगवान ने निर्णय किया कि यार ये कुछ लोग है ना धरती के ऊपर है, ये बड़ा इंजॉय करते हैं शाम के टाइम, कि इन्होंने ऐसा क्या खोज लिया है, सोमरस का कौन सा स्वरूप खोज लिया है कि जिसे यार बड़े मस्त रहते हैं ये है? तो उन्होंने कहा चलो चेक करके आते हैं। चेक करके आगे चेक करने के लिए अब आगे तो उसको बोला कि भाई तेरे पास कौन कौन सा सोमरस है? बोले सोमरस नहीं मिलता, यहाँ विस्की ब्रांडी रम और ये सारी चीजें मिलती है, बियर वियर ये सारी। बोला ठीक है, तो ऐसे कर, तू मुझे 4-5 बोतल का ही की दे, विस्की की दे। तो विस्की की बोतल पी गए। उसके कान खड़े हो गए कि यार आदमी क्वार्टर तक आते आते क्या होता है, और यार ये 3-4 बोतल पी गया, ये तो गजब है। फिर बोले अब तू बियर दे, बियर दे दी, वो भी गटक गए। फिर एक और बातें बातें वो भी गटक गए। तो अब उसने हाथ जोड़ लिए कि आप हो क्या, आज आपने जितनी पी है उतनी तो बारात पीती है पूरी, और आप अकेले पी गए इतनी क्या? वो बोला आपकी चड्डी नहीं रही क्या? कितनी देर होगी मैं आपसे देख रहा हूं, और आपने ढेर लगा दिया यहाँ बोतलों का। अरे वो बोला मूर्ख आदमी, मैं भगवान हूं क्या? बस अब चढ़ गई। आई एम गॉड। क्या अब चढ़ गई? अब ठीक है, अब मेरे बस मेरे संतुष्टि आ गई है। तो अब ये वो फीलिंग लेगा कौन सी? आई एम गॉड। अब ये फीलिंग कौन लेगा? एम एन रॉय लेगा कि मैं जानता हूं, वो सबसे ज्यादा जानता हूं, क्योंकि मैं कौन हूं? नव मानवतावादी। कई बार है ना बड़े वो अजीब वाक्य हो जाते हैं। एक ना बड़ा वो दुखी व्यक्ति था। वो दुखी व्यक्ति था तो आर्थिक रूप से दुखी, दुख का मूल कारण कौन से तत्व होते हैं आप बताओ? आर्थिक तत्व मूल कारण होते हैं। तो उसने कहा कि इसको है ना दुख को दूर करने के लिए आर्थिक तत्वों का जुगाड़ किया जाए। तो उसको ये पता चला कि इस दुनिया के सबसे जो पवित्र आदमी, जो दान पुण्य में और दुनिया की ग्रोथ में विश्वास करते हैं, दूसरों के पर कल्याण के बारे में सोचते हैं, ये आदमी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं मूलतः। तो जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो मूलतः सद्गुणी होता है। तो और वो भगवान की पूजा करते हैं। तो अगर भगवान के यहां जाया जाए ना तो आपकी स्थितियों में सुधार हो सकता है। तो भगवान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो वो क्या किया, एक दिन मंदिर के बाहर जाके बैठ गया और वहां लोगों से आर्थिक चीजें मांगने लगा। तो उसको कुछ भी नहीं मिला। उसने, हो सकता है कोई गलत जगह आ गया, भगवान यहाँ रहता ही नहीं हो, तो वो मस्जिद में चला गया, वहां भी बाहर जाके बैठ गया, वहां भी उसको कुछ नहीं मिला। फिर सोचा गुरुद्वारे के यहाँ चलते हैं, तो वो गुरुद्वारे के वहां भी उसको कुछ नहीं मिला। एक दिन वो शाम को थका रहा, ठेके के बाहर जाके बैठ गया और ऐसे ऐसे बैठा था। तो कोई आए, उसके 5 रुपए डाल जाए, कोई 10 रुपए डाल जाए, देखते देखते उस ढेर सारा क्या लग गया उसके,
ढेर लग गया। तब उसने भगवान से शिकायत की कि भगवान आप एड्रेस देते तो कहीं और का और मिलते कहीं और हो गए। चलिए, तो अब ये शुरू तो कहीं और से हुआ था और पहुंच कहीं और गया। ये चर्चा करते हैं नव मानवतावाद। मैं ना ये आपको सिर्फ हंसाने के लिए कह रहा हूं। ठीक है। लिख कर है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ध्यान रखें। आपके लीवर है ना, ये खराब है। तो जितने भी है ना ये जो होते हैं सोमरस पेय वाले, ये भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि दांत कम कर दे लेकिन लीवर की संख्या बढ़ा दे। फिर दांत तो 32 दिए थे, लीवर कितना दिया है? एक ही। ये कोई 10-20 लीवर देता तो दिक्कत है नहीं आती। तो सबकी अलग अजीब अजीब डिमांड होती है ना। तो अब हम नव मानवतावाद की चर्चा करें। ये वो दौर है 1948 से लेके और 1954 तक का, जब राय क्या है, न्यू ह्यूमनिज्म का विकास कर रहे हैं। इस न्यू ह्यूमनिज्म को हम रेडिकल ह्यूमनिज्म भी बोलते हैं, उग्र मानवतावाद, या इसको साइंटिफिक ह्यूमनिज्म भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार तो सीधा ही आता है, सिंपल क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि नव मानवतावाद किसका है, या रेडिकल मानवतावाद किसका है, या साइंटिफिक मानवतावाद, वैज्ञानिक मानवतावाद किसका है। तो ये तीनों पर्याय शब्द है न्यू ह्यूमनिज्म के, चाहे रेडिकल कह लो, चाहे साइंटिफिक कह लो, चाहे न्यू कह लो। अब एम.एन. रॉय की एक पुस्तक आई हुई है, प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम। उस पुस्तक में इसकी कुछ चर्चा है नव मानवतावाद की। फिर इनकी एक खुद पुस्तक आ गई जो नव मानवतावाद के ऊपर लिखी हुई है, न्यू ह्यूमनिज्म। और इसकी विस्तृत जो व्याख्या की गई है वो की गई है रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन के अंदर। तो ये 3-4 मुख्य पुस्तकें हैं जिनका संबंध किससे है, नव मानवतावाद से, न्यू ह्यूमनिज्म से। तो पहले तो अपन किसको समझेंगे, मानवतावाद को, और फिर समझेंगे नव मानवतावाद को। तो किन किन पुस्तकों में है, तो 2 पुस्तकें तो आप जरूर याद रखें इनकी। एक है न्यू ह्यूमनिज्म और दूसरा है रीजन, रोमांटिसिज्म, रिवोल्यूशन वाली। नव मानवतावाद, उससे पहले समझते हैं कि ये मानवतावाद क्या है। देखिए, मानवतावाद की धारा न शुरू से ही बहती आ रही है। ये जो ग्रीक काल था उसमें एपिक्यूरियंस हुआ करते थे, जिनके ऊपर इस कार्ल मार्क्स ने, इन लोगों ने पीएचडी कर रखी है। ठीक है, ऐसा ही एक सोफिस्ट हुआ करता था, प्रोटोगोरस जैसे लोग। प्रोटोगोरस ये कहा करता था कि प्रत्येक वस्तु का मानदंड क्या है, मनुष्य है। तो हर एक चीज को आप किसी भी कसौटी पे कसना चाहेंगे तो वो कसौटी कौन होगी, वो मानव होगा। कौन सी कसौटी, कि धर्म है ये अच्छा है या बुरा है। तो धर्म अपने आप में अच्छा और बुरा नहीं होता, मानव के काम का है या नहीं है, उससे मानव का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा। नैतिकता, नैतिक नियम, सामाजिक नियम, परंपराएं, संस्थाएं, कानून, इसको हर एक चीज को किस कसौटी पे कसा जाएगा, मानव। तो हर चीज का मानदंड कौन है, वो मानव है। ये तो था वो दौर जो प्रोटोगोरस, एपिक्यूरियंस धारा ये बह रहे थे। प्रोटोगोरस तो एक व्यक्ति था, एपिक्यूरियंस एक पूरी विचारकों की एक समूह था। ये सारे कैसे हैं, मानवतावादी। फिर मानवतावाद गायब हो गया जब मध्य काल आया। तो तब मानव पीछे चला गया और धर्म हावी हो गया। अब ये वो काल था जिसको हम धार्मिक राजनीति या धर्म का काल बोलते हैं। अब व्यक्ति था वो साध्य नहीं बचा था, बल्कि हर चीज का जो मानदंड था वो क्या हो गया था, धर्म हो गया था। और आदमी को वही गतिविधियां करनी थी जो धर्म ने निर्धारित कर दिया। अब ये व्यक्ति सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं था। कानून धार्मिक आधार पे, संस्थाएं धार्मिक आधार पे, रूढ़ियां धार्मिक आधार पे, सामाजिक निर्माण धार्मिक आधार पे, हर एक चीज के मूल में मानव नहीं था बल्कि कौन था, धर्म था। तो फिर पुनर्जागरण हुआ, रेनेसा हुआ। और रेनेसा के बाद वापस क्या आया, फिर मानववाद आया। अब हर चीज के लिए किसको जिम्मेवार माना गया, मानव का। कि अगर ढंग से सोचा जाए, विवेक बुद्धि का प्रयोग किया जाए, तो आप देखेंगे कि हम इस धरती में इहलोक के लिए आए हैं, परलोक के लिए नहीं आए। तो आप परलोक का चक्कर छोड़ो, इहलोक की चर्चा करो। और इहलोक में मानव रहते हैं, देवता और ईश्वर नहीं रहते। तो आप अपनी चर्चा करेंगे, अपने सुखों की चर्चा करेंगे।
तब फिर रेनेसा हुआ, पुनर्जागरण हुआ 14वीं और 15वीं शताब्दी में, तब मानवतावाद दोबारा लौट आया। मानवतावाद का तात्पर्य है कि आपको हर चीज किसके चारों ओर केंद्रित करनी होगी, मानव के चारों ओर, और मानव सुखों के चारों ओर, मानव कल्याण के चारों ओर केंद्रित करनी होगी। तब फिर उदारवाद आया, इसने कहा कि मैं करूंगा मानव का कल्याण। तो मानव कल्याण का इसने पूंजीवादी और स्वतंत्रता वाला रास्ता दिखाया कि स्वतंत्रता से मानव का कल्याण होता है। फिर आया मार्क्सवाद, वो कहते नहीं इससे नहीं होता, मानव का कल्याण कैसे होता है, वो होता है आर्थिक समानता से। फिर अस्तित्ववाद आ गया। ऐसे करके भांति भांति बहुसंस्कृतिवाद, नारीवाद, जो भी आप कह ले, भांति भांति की धाराएं आई और इन्होंने फिर मानवतावाद की अलग अलग तरीके से व्याख्या की। अब ये सारे उदारवाद, मार्क्सवाद, ये सारी जब धाराएं आई तो इनका एक ही है मूल तत्व, वो क्या है, विवेक है। कि मनुष्य विवेकशील होता है, समझदार होता है, वो निर्धारित करेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो विवेक महत्वपूर्ण होता है, तर्क महत्वपूर्ण होता है, बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। ये जो रास्ता दिखाती है वो सही रास्ता दिखाती है। तो क्या बुद्धि सही रास्ता दिखाती है, तब दिक्कत आई, तब ये रोमांटिसिज्म आया कि बुद्धि सही रास्ता नहीं दिखाती, तर्क सही रास्ता नहीं दिखाता। तब शून्यवाद आया, नीत्शे वाला निहिलिज्म आया कि हर चीज शून्य है, विवेक, तर्क और बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। तो फिर इसका अब संकट खड़ा हो गया है किसके आगे, पाश्चात्य मानवतावाद के आगे। क्योंकि इस पाश्चात्य मानवतावाद में मुख्य तत्व मान लिया गया है, वो कौन सा तत्व मान लिया गया है, आर्थिक तत्व मान लिया गया है, भौतिक तत्व मान लिया गया है। चाहे उदारवादी हैं और चाहे मार्क्सवादी हैं, कौन से तत्वों को महत्वपूर्ण मानते हैं, भौतिक तत्वों को। पूरे उदारवाद की जो नींव खड़ी हुई है वो निजी संपत्ति के अधिकार के ऊपर खड़ी हुई है। तो निजी संपत्ति कौन से तत्व होते हैं, आर्थिक तत्व। और मार्क्सवाद का पूरा ही झगड़ा है, पूरी क्रांति इस निजी संपत्ति को समाप्त करने के ऊपर है, उसका बराबर है बंटवारा करने के ऊपर है, और उसके सामाजिक स्वामित्व के ऊपर है। तो उसके मूल में भी कैसे पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ है। तो अब अध्यात्म या अच्छाई, नैतिकता, अंतरात्मा की बातें ये तो सारी भाग गई। ये कहां गई कि भौतिक चीजों से सुख थोड़ी मिलता है, सुख तो आप नैतिक रूप से होंगे तो भी सुख मिलेगा। अब कैसे, आपके पास पैसा तो है, सबके पास पैसा, लेकिन सारे झूठे हैं, सारे चोर हैं, सारे हिंसक हैं, तो बताओ वो पैसा काम आएगा क्या, वो पैसा कोई सुख नहीं देगा। तो इसका तात्पर्य ये क्या होगा, फिर सद्गुण और नैतिकता ये तो गायब हो गई, अध्यात्म भी गायब हो गया। तो फिर एक और मानवतावाद आया, ये हल्डर और ये सारे लोग लाए, ये जो जर्मनी का जिसे चर्चा की थी ना, ये संस्कृतियां और ये सारे वाले ये लाए। भारत में भी आया, भारत में अरविंदो जैसे लोग आए, ये विवेकानंद आया। इन सारे लोगों ने कहा कि देखिए महत्वपूर्ण तो है वो तो आदमी है, इसी का कल्याण करना है, लेकिन इसका कल्याण का मार्ग भौतिक नहीं है, बल्कि इसका कल्याण तब होगा जब ये कौन से मार्ग का अख्तियार करेगा, आध्यात्मिक मार्ग का अख्तियार करेगा। आध्यात्मिक होता है आंतरिक रूप से अच्छा और सद्गुणी जो व्यक्ति होता है, नैतिक व्यक्ति होता है, जो सबका कल्याण सोचता है, अपनी अंतरात्मा में क्या बोल देते हैं अपन, अध्यात्म बोल देते हैं। अब अच्छा होगा कि इसके रास्ते अलग अलग है, वेदांत को मानो, ये करो, हिंदू धर्म को मानो, ये अलग मुद्दा है। अब आ गया है एम.एन. रॉय का नव मानवतावाद, जो न तो मिलता जुलता है पाश्चात्य मानवतावाद से, जो किस पे बल देता है, भौतिकवाद के ऊपर, और न ही वो भारतीय मानववाद से मिलता जुलता जो किस पे बल देता है, अध्यात्म और धर्मवाद पे बल देता है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि मेरा जो मानवतावाद है वो भारत से भी नहीं मिलता और यूरोप से भी नहीं मिलता जुलता, तो कौन सा है, वो नया है, बिल्कुल ही नया है। तो अब इनका बिल्कुल ही नया कैसे है, हम इसकी चर्चा करते हैं। ये कहते हैं नव मानवतावाद है वो तीन चीजों से मिलके बनेगा। एक है विवेक और दूसरी है नैतिकता, और तीसरा इसका महत्वपूर्ण तत्व है वो है स्वतंत्रता। और अगर एक ही तत्व जिसके ऊपर नव मानवतावाद सबसे ज्यादा बल देता है तो वो क्या है, स्वतंत्रता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता।
तो नव मानवतावाद का जो मुख्य आधार है वो है मानव की स्वतंत्रता। अब मानव स्वतंत्र कैसे होगा इसकी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। मानव को स्वतंत्र बनाता कौन है, फिर समझ में आएगा ये। तो ये कहता है कि नव मानवतावाद में 3 ये मौलिक अवधारणाएं हैं, विवेकवाद है, नैतिकता है और स्वतंत्रता है। अब इसमें मुख्य मुद्दा क्या आ गया, आप कहते तो पहले ही थे ना, विवेकवाद पहले तो था लेकिन उसमें क्या घुसा दी है, अब नैतिकता घुसा दी गई है, स्वतंत्रता को व्यापक कर दिया गया है और इसको जनहित से जोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं काय की, विवेकवाद। ये कहते हैं कि अगर मानव का वास्तविक विकास करना है तो उसको इन तत्वों को महत्वपूर्ण मत मानो कि उसमें क्या होती है आत्मा, वो उसको सही मार्ग दिखाएगी, या उसमें भावनाएं उसको सही मार्ग दिखाएगी जैसे कि रूसो कह के गया है, या उसको ईश्वर सही मार्ग दिखाएगा। ये मत कहो आप कभी भी। सही मार्ग दिखाता है वो कौन दिखाता है, विवेक दिखाता है, आपकी बुद्धि दिखाती है, आपके तर्क दिखाते हैं सही मार्ग। आत्मा, भावनाएं और ईश्वर सही मार्ग नहीं दिखाते। अगर आप इनके चक्कर में पड़ते हो, आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं या भावुक हैं, आप आत्मा, ईश्वर, अध्यात्म इनके चक्रों में पड़ोगे तो क्या होगा। इसका तात्पर्य है कि आप में रूढ़ियां और अंधविश्वास घर कर जाएंगे। तो जितने ज्यादा आप विवेकशील होंगे आप उतने ही कम रूढ़िवादी होंगे, आप उतने ही कम अंधविश्वासी होंगे। और आपको मूल मंतव्य आपका स्वतंत्र होना। आप स्वतंत्र तब होंगे जब आप रूढ़ियों से, अंधविश्वासों से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त होने के लिए मूल अवधारणा कौन सी है, आपका विवेकवान होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब हमारे पास तर्क नहीं होते तब हम भावनाओं में बह जाते हैं, तो लोग हमारा क्या करते हैं, शोषण करते हैं, रूढ़ियों के माध्यम से, रीति रिवाजों के माध्यम से, अंधविश्वासों के माध्यम से। तो किन लोगों का शोषण होता है, जिनमें का नहीं होता, विवेक नहीं होता, उनका शोषण होता है, वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होते। तो स्वतंत्रता के लिए जो नव मानव होगा वो किसका वर्ण करेगा, विवेकवाद का। अब आ गई है नैतिकता। नैतिकता 2 प्रकार की होती है, एक बड़ी बड़ी मान लेते हैं। एक तो होती है धार्मिक नैतिकता और एक होती है तार्किक नैतिकता या विवेकवान नैतिकता। तो एक होती है धार्मिक और एक होती है धर्मनिरपेक्ष या तार्किक, धार्मिक नैतिकता। और एक को धर्मनिरपेक्ष कह लेते हैं या विवेकवान नैतिकता बोल देते हैं, तार्किक नैतिकता। धार्मिक नैतिकता, धार्मिक नैतिकता नैतिक होने के लिए किसका सहारा लेती है, धर्म का सहारा लेती है। अब आपको यह बताना होगा कि भाइयों में प्रेम होना चाहिए। तो भाइयों में प्रेम कैसा होना चाहिए, जैसा राम का और लक्ष्मण का था, कि मनो में ना पितृ भक्ति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, जैसे किसमें थी, राम में थी। तो आप हर चीज में अब किसका सहारा ले रहे हैं, धर्म का सहारा ले रहे हैं। तो धर्म का सहारा ना आप तब तक लेते हैं जब तक आप ईश्वर से डरते रहते हैं कि राम जी मेरा एक कल्याण नहीं कर दे। अगर मैंने सही काम नहीं किया तो हनुमान जी आके और मेरा कल्याण नहीं कर दे। तो आप ईश्वर से डरते रहते हैं, धार्मिक रीतियों से, रूढ़ि रिवाज रीतियों से डरते रहते हैं। तब आपको जैसे ही मौका मिलता है ना तो आप अनैतिक होने से चूकते नहीं है। तब आपको फिर मार्ग दिखाई देता है। एक मार्ग ये है कि आप कितना ही कुछ करो, आप साल में एक बार हरिद्वार जाके और गंगा में क्या लगा दो, डुबकी लगा दो। दूसरा मार्ग ये है, आप ईसाई हैं और कितने ही पाप करो, आप क्या कर दो, एक कन्फेशन कर दो, जाके स्वीकारोक्ति कर दो कि हे ईसा मसीह मैंने ये गलत काम किए थे। अब ईसा मसीह आपको हाथों हाथ क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। और या फिर आप क्या कर आओ, वो जाओ कहाँ, मक्का मदीना जाया हो, आप हज कर आओ। तब आपके सारे कर्म क्या हो जाएंगे, पाप क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे, धुल जाएंगे वो। तो ये 3 मार्ग है। तो आप अनैतिक होते रहते हैं और अनैतिकता को धर्म के नाम पे साफ करते रहते हैं। अब आ गए कौन से, तार्किक। ये तार्किक रूप से जो नैतिक होते हैं वो दिमाग लगाते हैं, मस्तिष्क का प्रयोग, विवेक का प्रयोग करते हैं कि अगर मैंने चोरी की तो सामने वाला भी चोरी करेगा।
तो सामने वाला मेरी चोरी करेगा तो मुझे कितना नुकसान होगा, उतना ही नुकसान किसको होगा, सामने वाले को। तो मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं कभी भी सड़क के नियम है नहीं तोड़ूंगा। अगर मैंने बत्ती तोड़ी तो सामने वाला भी लाल बत्ती क्रॉस करेगा तो हम दोनों की गाड़ियां टकराएगी, दोनों को नुकसान होगा। तो ये क्या होता है, तर्क। ये व्यक्ति कभी भी गलत काम है नहीं करता, क्योंकि इसको पता है पाप धुलते नहीं है। तो ये होती है तार्किक नैतिकता। तो एक नव मानवतावाद कौन सी नैतिकता को बढ़ावा देता है? नैतिकता तो होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए, सद्गुण होने चाहिए आप में, लेकिन वो होने कैसे चाहिए? तर्क से आने चाहिए, न कि धर्म से या अध्यात्म से, इनसे। और तीसरी चीज क्या है? स्वतंत्रता। ये मेन चीज है। अब ये स्वतंत्रता के लिए क्या क्या जरूरी है? तो ये कहता है स्वतंत्रता के लिए जरूरी होता है विवेक। स्वतंत्रता बल देती है किस पे? मानववाद पे। और स्वतंत्रता बल देती है व्यक्तिवाद के ऊपर। अब घूम फिर के और वो क्लिष्ट भाषा में कुछ नहीं कर रहे, वो किसका अडॉप्ट कर रहे हैं? उदारवाद को अडॉप्ट कर रहे हैं, और कुछ नहीं। तीनों शब्द ये तो विवेक, मानवता और व्यक्तिवादी, तो कहां चलते हैं? तब आलोचना की जाती है एम.एन. रॉय की, कि एम.एन. रॉय जो कभी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी हुआ करता था, जो कभी मूल मार्क्सवादी हुआ करता था, ये नव मानवतावाद के रूप में किसकी शरण में चला गया है? उदारवाद की शरण में चला गया है। तो ये कहता है स्वतंत्रता के लिए विवेक, मानवता और व्यक्तिवाद ज्यादा जरूरी होता है। तो ये तीन तत्व है नव मानवतावाद के। इसमें ये एक बिल्कुल नया तत्व है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? नव मानवतावाद है। अब ये जो नव मानवतावाद है, इसमें राजनीति किस प्रकार की होगी, इसकी स्थापना किस प्रकार की होगी? सिद्धांत झाड़ने से तो काम होगा नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिद्धांतों को व्यवहार में ढालना पड़ेगा। अब व्यवहार में ढालें कैसे इसको, ये है मुद्दा। तो अब हम नव मानवतावादी राजनीति करेंगे। नंबर 1, नव मानवतावादी राजनीति विरोध करता है कौन सी राजनीति का? संसदीय लोकतंत्र का। संसदीय राजनीति कह दो, संसदीय लोकतंत्र का। ये कहता है संसदीय लोकतंत्र है, ये एक विनम्र तानाशाही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये विनम्र तानाशाही है। ये कुछ शब्द हैं, कई कई बार लिख लिए आप, एक साथ लिख लिया करो। कौन कहता है कि संसदीय लोकतंत्र है, ये इलेक्टेड टायरेनी है? कौन कहता है इलेक्टेड ओलिगार्की है? दो शब्द लिखे थे ना, इलेक्टेड ओलिगार्की है। रूसो बोला था शायद। है रूसो बोल, इलेक्टेड टायरेनी। इलेक्टेड टायरेनी, एरिस्टोक्रेसी। इलेक्टेड एरिस्टोक्रेसी, चुना गया कुलीन तंत्र तो है रूसो का, और चुना गया ओलिगार्की अल्प तंत्र है जेपी का। हाँ, मैं इसको टायरेनी समझ बैठा था, ये था। तो और ये इसको विनम्र तानाशाही कौन कह रहा है? दरअसल ये कहता है कि इसमें जो शासन चलता है ना, वो दरअसल किसका होता है? कौन जीतते हैं? प्रतिनिधि किनके होते हैं? ये धनिकों के प्रतिनिधि होते हैं। और क्या कम तो ये भी नहीं है, समाजवादी व्यवस्था ये कैसी व्यवस्था है? दलीय व्यवस्था है, जहां दल की चलती है। तो ये कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र है, इसमें जनता की भागीदारी है, वो सही रूप में प्रकट नहीं होती, क्योंकि धनिक लोग हैं, वो अपने इच्छा के अकॉर्डिंग जनमत को अपने समर्थन में ढाल लेते हैं, और उसके बाद जो लोग चुन के आते हैं वो इन्हीं के प्रतिनिधि होते हैं, इन्हीं की भाषा बोलते हैं। तो वो कहते हैं कौन सा लोकतंत्र नहीं होगा। अब इसकी देखेंगे फिर कौन सा होगा, आगे चर्चा कर लेंगे। तो नव मानवतावादी संसदीय लोकतंत्र के विरोधी है।
दूसरा है कि राजनीति होगी वो कैसी होगी, दल विहीन, पार्टी लेस डेमोक्रेसी होगी, पार्टी दल विहीन लोकतंत्र होगा। तो दल विहीन लोकतंत्र अपन ने किया था, पहली बार ये विचार भारत में किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने। फिर गांधी ने बढ़ावा दिया और बाद में जितने भी सर्वोदयी नेता हैं वो सारे कौन सी राजनीति करते हैं, दल विहीन लोकतंत्र। तो दल विहीन लोकतंत्र है। दलों के साथ संकट क्या है कि दल व्यक्ति पूजा को बढ़ावा देते हैं। वर्तमान में आप देखो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों में ये संकट है कि यहां किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, व्यक्ति पूजा को, हीरो वर्शिप होती है यहाँ। और ये सीपीआई एम और सीपीआई को छोड़ के आप कौन सी पार्टी उठा लो, चाहे आम आदमी पार्टी में ये हो रहा है, एक देवता अंदर बैठा है एक देवता बाहर है, वहां भी क्या हो रही है, व्यक्ति पूजा। इन दो पार्टियों में व्यक्ति पूजा नहीं होती, बाकी सब पार्टियों में क्या होती है, बसपा में क्या हो रही है, बहुजन समाज पार्टी में व्यक्ति पूजा हो रही है। जितने भी रीजनल दल देख लो, चाहे वो यादवों वाले मुलायम सिंह का दल हो, चाहे इसका दल हो, लालू प्रसाद का दल हो, चाहे बीजेपी खुद हो, इन सब में क्या हो रही है, व्यक्ति पूजा हो रही है। अब तक यह माना जाता था कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस बोला करती थी कि मैं अलग पार्टी हूं, वो पार्टी भी बाकी पार्टियों के ढर्रे पे आ गई है। वहां औरों से भी ज्यादा क्या हो रही है, व्यक्ति पूजा हो रही है। औरों में तो फिर भी नेता की आलोचना सहन तो कर लेते हैं, वो तो अपने नेता की आलोचना सहन ही नहीं करते, और भारी वहां हीरो वर्शिप हो रही है। तो ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में ये बड़ी कमी होती है कि ये ना आप में स्वतंत्र विचारों को बढ़ावा नहीं देने देते, आपके विचारों का गला घोट देते हैं। आपके स्वायत्त विचार है, मौलिक विचार है, अच्छे विचार है, लेकिन मजबूरी में आपको कौन सी लाइन पे चलना पड़ता है, पार्टी लाइन पे चलना पड़ता है। नहीं चाहते हुए भी आपको बहुत सारे अनर्थ हैं उनके क्या लगाने पड़ते हैं, सही अर्थ लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आपका सुप्रीम लीडर ने जो कहा है आपको हर हालात में नहीं चाहते हुए भी उसका समर्थन करना ही पड़ेगा। तो ये ना व्यक्ति के विवेक को हर लेते हैं जो राजनीतिक दल होते हैं, उसको स्वायत्त और स्वतंत्र नहीं रहने देते। यहां जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता की भाषा नहीं बोलते और खुद की भाषा भी नहीं बोलते, ये किसकी भाषा बोलते हैं, दल की भाषा बोलते हैं। तो दल हैं ये स्वतंत्रता को रोकते हैं, स्वतंत्रता का हनन करते हैं, इसलिए दल विहीन लोकतंत्र होगा। विचारधारा होगी क्या, आइडियोलॉजी। ये कहते हैं आइडियोलॉजी और ही खतरनाक होती है। आइडियोलॉजी आपके मस्तिष्क के ऊपर कब्जा जमा लेती है और आपके स्वतंत्र और स्वायत्त विचारों का हरण कर लेती है। अब आप उदारवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, रूढ़िवादी हैं, कुछ भी हैं, दक्षिणपंथी हैं, आपको एक बनी बनाई वैचारिक लीग के ऊपर चलना होगा। आप विचारधारा को यहां से वहां नहीं कर सकते आप। तो ये एक बड़ी इनकी जोरदार बात है कि जब भी आप अपने जीवन में किसको प्रवेश करने देते हैं, प्रभु को प्रवेश करने देते हैं। प्रभु का तात्पर्य यहां क्या है, विचारधारा। कि जब भी आप अपने जीवन में एक किसी प्रभु को प्रवेश करने देते हैं तब आपकी संप्रभुता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसका तात्पर्य आप किसके गुलाम हो जाते हैं, विचारधारा के। तो जैसी आपके जीवन में विचारधारा आएगी ना, अब आपकी स्वायत्त और स्वतंत्र सोच खत्म हो जाएगी और आप सारे काम कौन से करने लगेंगे, आपकी सोच वहीं तक केंद्रित हो जाएगी जहां आपकी आइडियोलॉजी आपसे कह रही है। फिर नहीं चाहते हुए भी आपको इसी के कब्जे में रहना पड़ेगा ताज जिंदगी। तब ये किसका विरोध करते हैं, विचारधारा का। तो फिर ये चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि लोकतंत्र हो वो कैसा हो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूप में ये कहते हैं जो स्विट्जरलैंड वाला है, वहां एक लोकप्रिय क्या शुरू किया जा सकता है, आरंभक। लोग नीतियां बनाने की शुरुआत कर सकते हैं, वहां रिकॉल किया जा सकता है। अगर प्रतिनिधि सही काम नहीं कर रहे हैं तो उनको बीच टर्म में क्या बुला लो, वापस बुला लो। ये बातें तो जेपी नारायण भी किया करता था। और तीसरा तरीका यह कि रेफरेंडम कराओ, जनमत संग्रह कराओ, विभिन्न मुद्दों के ऊपर जनमत संग्रह करवाओ। लेकिन कई बार जब लोकतंत्र में संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, इनको करना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जनमत संग्रह करवाओगे भारत में हर एक मुद्दे पे, तो कैसे करवाओगे, 5 साल में चुनाव होते हैं, उनमें तो हालत टाइट हो जाती है अपनी, तो बार बार कैसे मुद्दों में जनमत संग्रह करवाओगे। हालांकि देखिए वर्तमान में तो बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं आ गई है। जब से ई डेमोक्रेसी आई है ना, मतलब इलेक्ट्रिक डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, मोबाइल आए हैं, तो कुछ नहीं करना था, वो बटन दबाना होता है यस और
नो के रूप में। तो अब तो फिर भी जनमत संग्रह सिंपल हो गए, लेकिन चलो अभी आए नहीं है कंसेप्ट भारत में। तो ये कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र लाओ। अब आ गई कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कई बार नहीं आ पाता, तो मुख्यतः काम कौन देखेगी? जन समितियां। इनका जेपी भी इनकी तो चर्चा करता है। तभी तो हमने कहा था कि जेपी के विचारों के ऊपर भी किसके विचारों का प्रभाव है? एमएन रॉय के विचारों का। जो जन समितियां हैं, ये जन समितियां क्या करती है? जनता खुद अपने प्रतिनिधियों पे कई बार नियंत्रण नहीं रख पाती, क्योंकि जनता को पता ही नहीं होता हमारे प्रतिनिधि कर क्या रहे हैं। तो जन समितियां बनाई जाएगी। ये जन समितियां अपने प्रतिनिधियों के ऊपर क्या रखेगी? और उनके कामों का निरीक्षण करती रहेगी। अब इन जन समितियों में कौन होंगे? तो इन जन समितियों में नीचे से चुने हुए नॉमिनेटेड लोग होंगे, ये होगा। और ये जो जन समितियां हैं, ये जिस लोकतंत्र का विकास करेगी, वो किस प्रकार का लोकतंत्र होगा? सामुदायिक लोकतंत्र होगा। इसका तात्पर्य है कि अब लोकतंत्र दलीय नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय का है। वही गांधी वाला सा लोकतंत्र है, जिसमें सारे आपस में स्वतंत्र भी है और आपस में जुड़े हुए भी है। गांव तक लोकतंत्र, ग्रास रूट तक लोकतंत्र फैला हुआ है, सामुदायिक लोकतंत्र। अब आ गया कि इसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी। ये कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था है वो, उसमें मध्यम वर्ग महत्वपूर्ण होगा, और कोशिश ये की जाएगी कि सर्वहारा का कल्याण किया जाए, और जो पूंजीपति है उनको रोका जाए, और कौन से वर्ग को बढ़ावा दिया जाए। सामाजिक व्यवस्था में वर्गीय संघर्ष नहीं होगा, बल्कि वर्गीय सामंजस्य होगा। और कौन से वर्ग को बढ़ावा दिया जाएगा? मध्यम वर्ग को। अब नव मानवतावाद ये कहता है, तो फिर आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी? तो अभी तक दो प्रकार का पूंजी का नियंत्रण हम जानते हैं। एक तो होती है पूंजी प्राइवेट, और एक होती है पूंजी पब्लिक। और पब्लिक पूंजी ना बाद में स्टेट कैपिटलिज्म में बदल जाती है। तो कैपिटलिज्म दो प्रकार का है, एक तो है प्राइवेट कैपिटलिज्म और एक होता है स्टेट कैपिटलिज्म। अब ये बताओ कि जो प्राइवेट कैपिटलिज्म है, निजी पूंजीवाद है, वो कहां पनपा हुआ है? देश के उदाहरण तो आप एक दो। एक उदार पूंजीवादी देशों में सब में कौन सा है? निजी पूंजीवाद है। यहां पूंजी के ऊपर कब्जा किसका है? निजी व्यक्तियों का है। वो फोर्ड की होगी, या वो फिर आपके आजकल बड़े बड़े आ गए हैं ये चलाने वाले, व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने वाले, इनकी होगी। ये निजी पूंजी होती है इसमें। वो तो होता है उदार पूंजीवादी देशों में। स्टेट कैपिटलिज्म क्या होता है? राज्य पूंजीवाद। इसमें सारी पूंजी पे कौन कब्जा कर लेता है? राज्य कब्जा कर लेता है, और जनता देखती रहती है। सारी जमीन राज्य ले लेता है, सारी फैक्ट्रियां राज्य की होती है, सरकार की होती है, और वहां नौकरशाही काम करती रहती है, राज्य की मशीनरी काम करती रहती है। ज्यादा शोषण कौन से में होता है? ऐसा नहीं है, दोनों में क्या होता है? शोषण होता है। राज्य पूंजीवाद में भी होता है और उदार पूंजीवाद में भी होता है। राज्य उदार पूंजीवाद में एक व्यक्ति शोषण करता है, राज्य पूंजीवाद में नौकरशाही शोषण करती है और एक दल शोषण करता है। राज्य पूंजीवाद कहते हैं, क्योंकि नौकरशाही क्या करती है? उन चीजों पे क्या रखती है? कब्जा रखती है। दो उदाहरण लेते हैं। निजी पूंजीवाद का उदाहरण है प्राइवेट स्कूल, ऐसा मान लो, और राज्य पूंजीवाद का उदाहरण है सरकारी स्कूल। दोनों अलग अलग प्रकार से शोषण करते हैं। एक तो क्या करता है? क्वालिटी के बदले क्या वसूलता है? मोटी फीस वसूलता है। दूसरे फीस तो वसूलते नहीं है, लेकिन दादागिरी पूरी करते हैं और काम भी ढंग से नहीं करते। ये कौन सा पूंजीवाद है? ये राज्य पूंजीवाद है, क्योंकि वो राज्य के कब्जे में है जितनी भी पूंजी है। तो ये कहते हैं दोनों ही व्यवस्थाएं खतरनाक है। एक में शोषण पनपता है, एक में भ्रष्टाचार पनपता है। तो फिर क्या करें? तो इनका कोऑपरेटिव कैपिटलिज्म लाओ, यानी कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होगी ना, आप सारे लोगों, एक गांव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो सारी संपत्ति किनकी होगी? उन्हें गांव वालों की। वो सरकार की नहीं होगी, गांव वालों की होगी। वो जमीन है वो पूरे गांव वालों की होगी। वो मिलके काम करेंगे और मिलके आपस में बंटवारा कर लेंगे। तो इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, उसमें व्यवस्था कैसी है? ये सहकारी है, कोऑपरेटिव वाली व्यवस्था के समर्थक है ये। संसदीय लोकतंत्र का विरोध, दल विहीन लोकतंत्र आएगा, विचारधारा नहीं होगी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, जन समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। अब आ गया
कि ये सारी व्यवस्था ये आएगी कैसे, मुद्दा तो ये है। तब ये कहते हैं कि इस व्यवस्था के आने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो क्या है, शिक्षा। ये तब होगा जब शिक्षा आएगी। शिक्षा है ये फिर सहमति लाएगी। तो शिक्षा और सहमति परिवर्तन के सबसे बड़े माध्यम है। तो ये कहते हैं कि जो शुरुआती चरण होगा उनमें उन लोगों को आना होगा जिन लोग जो कैसे हैं, ज्ञानवान है। तो ज्ञानवान लोग ऐसे समाज का नेतृत्व करेंगे। जो बौद्धिक वर्ग है वो नेतृत्व करेगा। तो ये बौद्धिक वर्ग का आइडिया बहुत पहले कौन दे के गया था, ग्रामसी दे के गया था। वही आइडिया है कि बौद्धिक वर्ग समाज का नेतृत्व करेगा, ये परिवर्तन लेके आएंगे और ये शिक्षा का प्रचार करेंगे, शिक्षा से सहमति जुटाएंगे और एक ज्ञानवान समाज यानी बौद्धिक लोग नेतृत्व करेंगे। अब आ गया इसमें व्यक्तिवाद और घुसा हुआ है। ये और किसको मानते हैं। अब ये कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि एम.एन. रॉय है ये मूलतः मार्क्सवादी है, तो ये कम से कम क्या नहीं होगा, व्यक्तिवादी नहीं होगा। लेकिन नव मानवतावादी के रूप में एक ऐसा व्यक्ति है, ये एक व्यक्तिवादी विचारक है जो कि नव मानवतावाद की चर्चा करता है। तो कहता है कि एक होता है राष्ट्र और एक होता है समाज। तो महत्वपूर्ण कौन है, राष्ट्र है और समाज है। ये बोला दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें राष्ट्र है वो साध्य हो जाता है और सारे काम किसके लिए होते हैं, राष्ट्र के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए और ग्रोथ के लिए होते हैं। और समाजवाद जब आता है तो किसमें किस क्या होता है, व्यक्ति की बजाय कौन महत्वपूर्ण हो जाता है, समाज महत्वपूर्ण हो जाता है। वो बोला तो न तो समाज की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और न ही राष्ट्र की। स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, ये सब जो बनते हैं शून्य में नहीं बनते, बल्कि ये किससे बनते हैं, मानव से बनते हैं। तो अगर मानव स्वतंत्र है तो राष्ट्र स्वतंत्र है, मानव का कल्याण हो रहा है तो किसका कल्याण हो रहा है, समाज का कल्याण हो रहा है। तो मुख्य स्वतंत्रता और मुख्य कल्याण है वो किसका होना चाहिए, मानव का होना चाहिए। वो कहते हैं हम जब सामाजिक कल्याण की चर्चा करते हैं तो समाज को मुख्य मान लेते हैं, लेकिन समाज है वो व्यक्तिगत हितों के जोड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसा मिल बोल के गया था और बेंथम बोल के गया था, सेम वही बातें वापस दोहराने लग गया है जो उदारवादियों ने दोहराई थी कि एक एक व्यक्ति का कल्याण ही समाज का कल्याण बनता है, कि समाज भी व्यक्तियों के जोड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो समाज हित है वो व्यक्ति हित का जोड़ ही है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करके ये व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, राष्ट्रवाद और सामाजिक कल्याण इनको महत्वपूर्ण नहीं मानता, मानव कल्याण को केंद्र में रखता है। फिर ये राष्ट्रवाद की भी आलोचना करता है कि राष्ट्रवाद क्या करता है, आप में ये आलोचना करते करते एक लास्ट आलोचना और कर लेते हैं कि जो नव मानवतावाद है वो एक चीज का और आलोचक है, वो किसका है, अगर यहां कर लेते तो यहां और ही फिट बैठ जाता, संसदीय लोकतंत्र, दलविद लोकतंत्र और विचारधारा। वैसे ये किसकी आलोचना करते हैं कि राष्ट्रवाद की जो आपके व्यापक बौद्धिक विचार होते हैं उनका क्षरण कर देता है और आपकी बुद्धि को क्या कर देता है, छोटी कर देता है, विचारों को संक्षिप्त कर देता है। अब आपका जो सोचने का जो दायरा है वो कहां आके सीमित हो जाता है, राष्ट्र से आगे आप बढ़ ही नहीं पाते। अब आपके लिए मानव की बजाय कौन महत्वपूर्ण हो जाता है, राष्ट्र महत्वपूर्ण जाता है। तो मानव आपस में लड़ झगड़ के मरते रहते हैं, मानव का अकल्याण होता रहता है, हिंसा होती रहती है, क्रूरता होती रहती है, और राष्ट्रवाद खड़ा खड़ा हंसता रहता है कि अजीब ही आदमी है, इन्हीं से मिलके तो मैं बनाऊं और ये मेरे लिए ही क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। तो ये कहता है राष्ट्रवाद है ना, ये एक सड़ा गला आदर्शवाद है और कुछ भी नहीं है। तो एक छोटी सी परिभाषा है, क्योंकि मेरा टॉपिक है पूरा राष्ट्रवाद और इसके भांति भांति के प्रकार किए थे, तो एक छोटी सी परिभाषा वहां ले जाके लिख लेना। किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक सड़ा गला आदर्शवाद है, एम.एन. रॉय ने कहा। तो फिर क्या होना चाहिए, इसका विश्व राज्य होना चाहिए, विभिन्न राज्यों के मध्य जो घृणा की दीवार है वो गिरा दी जाए, संप्रभुता का क्षरण कर दिया जाए और सारे राज्य आपस में मिल जाएं, एक विश्व राज्य का निर्माण हो जाएगा, विश्व नागरिकता का निर्माण हो जाएगा। तो ये कुल मिला के ये जो नव मानवतावाद है ना, ये मुझे तो क्या लगता है
यूटोपियन सा लगता है कई मामलों में। खैर जो भी है, तो ये हमने एम.एन. रॉय का नव मानवतावादी राजनीति की, ये छोटे छोटे है। अब पूछे जाएंगे कि नव मानवतावाद की क्या विशेषता है और क्या विशेषता नहीं है, तो स्वाभाविक है ये समझ में आ जाएगी। दल विहीन लोकतंत्र का विचार एम.एन. रॉय ने बहुत पहले दिया था, ये भी हमें पता है। ये विचारधारा का भी विरोध करता है, क्योंकि ये कहता है प्रभु जब विकास करता है तो आपकी एंट्री करता है प्रभु, तो आपकी प्रभु सत्ता चली जाती है। जैसे कोई सोवरेन विचारधारा आती है, आपकी सोवरेनिटी चली जाती है। फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया इसने, जन समितियों को महत्वपूर्ण माना है और राष्ट्रवाद की आलोचना करता है। किसका वर्णन करता है? व्यक्तिवाद का। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये व्यक्तिवाद का, नवमानवतावाद व्यक्तिवाद का वर्णन करता है। हाँ, ये सुधारवादी तो है, पर ये थोड़ा सा किस प्रकार का है? रेडिकल है। अभी इसकी हम चर्चा करेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है। मानववाद और व्यक्तिवाद एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड अवधारणाएं हैं। मानववाद ये कहता है कि हर चीज का निर्णय और मानदंड है और सुख है वो किसके महत्वपूर्ण है? मानव के। और व्यक्ति कहता है, व्यक्तिवाद की, व्यक्ति विवेकशील है, इसलिए हर निर्णय कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। बस शाब्दिक हेरफेर है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मानववाद भी और व्यक्तिवाद भी। मानववाद ये कहता है कि आपको कोई निर्णय करना है, कोई कानून बनाना है, आपको कोई संस्था खड़ी करनी है, आपको कोई नैतिकता को लेके और कोई नियम बनाना है, तो आप किसको देख के करोगे? मानव को देख के करोगे। आपके हर काम के सेंटर में कौन रहेगा? मानव रहेगा। समाज की बजाय, राष्ट्र की बजाय, धर्म की बजाय, जातियों की बजाय महत्वपूर्ण कौन है? मानव है। इनकी इच्छाएं हैं वो मानव की बलि नहीं ले सकती। जाति की इच्छाएं हमने देखा है मानव की बलि ले लेती है। और वर्तमान में तो हम देख रहे हैं कि धर्म मानव से क्या हो गया है? महत्वपूर्ण हो गया। मानव द्वयम दर्जे का हो गया और धर्म प्राथमिक दर्जे का हो गया है। तो धर्म के नाम के ऊपर देखते ही देखते कितने लोगों को क्या चढ़ा दिया जाता है? बलि चढ़ा दिया जाता है। तो वहां महत्वपूर्ण आदमी नहीं है, मानव नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण कौन है? धर्म है। ये कहता है धर्म तो द्वयम दर्जे की चीज है, वो तो गौण चीज है, प्राथमिक तो कौन है? अब आ गया व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद ये कहता है कि जितने भी निर्णय करेगा ना वो कौन करेगा? क्योंकि व्यक्ति होता है विवेकशील, इसलिए हर चीज का निर्णय कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो, आर्थिक व्यवस्था कैसी हो, धार्मिक व्यवस्था कैसी हो, नैतिक व्यवस्था कैसी हो, ये सारे निर्णय व्यक्ति करेगा। तो ये हो गया व्यक्तिवाद। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड अवधारणा है। अब क्या करेंगे? अब इन 5 मिनट का क्या लेंगे? विराम लेंगे। और इस विराम के बाद चर्चा किसकी चलेगी? बचे हुए एम.एन. रॉय के ऊपर चलेगी, आधे घंटे की चर्चा। और फिर चर्चा चलेगी कमला देवी चट्टोपाध्याय के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।